हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग चलिए, सर। हमारा एनसीएलआरटी सर्विस वाला टॉपिक चल रहा था जिसमें हमने बैंक का चेक ड्राफ्ट और लॉकर को कंप्लीट कर लिया था। अब कुछ मिसलीनियस सर्विसेज हैं जो बैंक करता है, जैसे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की बात हमने कही थी। और उसके बाद आखिरी जो है हमारा, इसमें कुछ चीज़ें और रहती हैं। आज हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। टॉपिक का नाम है एंसिलरी सर्विस। हम लोग इसमें काफ़ी कुछ कर चुके हैं। अब आता है मर्चेंट बैंकिंग। तो मर्चेंट बैंकिंग आमतौर पर जब भी इसका क्वेश्चन आता है तो ये आता है कि मर्चेंट बैंकिंग को कौन रेगुलेट करता है। तो आप क्या आंसर देंगे? सेवी सर। सेबी करता है। कहीं गलती से आप इसमें आरबीआई मत लगा दीजिएगा। ठीक है। पहली बात ये है। दूसरा, ये जो मर्चेंट बैंकर होते हैं करते क्या है? तो मर्चेंट बैंकर जो मर जो कोई इंडस्ट्री शुरू करते हैं, कोई कारोबार शुरू करते हैं, उनको फंड की रिक्वायरमेंट होती है एज ए कैपिटल। उस कैपिटल फंड का अरेंजमेंट करते हैं मर्चेंट बैंकर, क्योंकि ये एक्सपर्ट होते हैं इन कामों में कि कैसे हम लोग आईपीओ लाएं, कैसे हम बड़े बड़े इन्वेस्टर से कांटेक्ट करें, कैसे बड़े इन्वेस्टर की लिस्ट इनको मिले। ठीक है। तो मेन बिजनेस क्या है मर्चेंट बैंकिंग का? तो उसने कहा कि इज क्या है, मैनेजमेंट एंड अंडर राइटिंग ऑफ न्यू इश्यूज। यानी इश्यूज का मतलब जो आईपीओ आते हैं, सिंडिकेशन ऑफ क्रेडिट, जगह जगह से पैसों को लोन लेने की व्यवस्था करना, प्रोविजन ऑफ एडवाइजरी सर्विस टू कॉर्पोरेट क्लाइंट ऑन फंड रेजिंग एंड अदर फाइनेंशियल एस्पेक्ट। यानी फंड को रेज करना या अदर फाइनेंशियल मुद्दों पर ये लोग हेल्प करते हैं। ठीक है। बैंक्स एंगेज्ड इन मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटीज पर्टेनिंग टू हैंडलिंग इशू। तो कई सारे बैंक भी इस काम में अगर एंगेज हो जाएं तो वो इसका मतलब एक सर्विस दे रहे, जिसका नाम क्या है, मर्चेंट बैंकिंग होता है। ठीक है। फॉर देयर कॉर्पोरेट कस्टमर नीड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन। तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, बैंकों को एज ए मर्चेंट बैंकर अपने आप को सेबी में रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। However, bank can engage in loan syndication, payment of interest dividend warrant, extending bridge loans against issue type activity as per the part of the banking। तो मर्चेंट बैंकिंग फंक्शन अलग है, बट अगर लोन सिंडिकेशन की बात करें, डिविडेंड वारंट और इंटरेस्ट के पेमेंट की बात करें, ब्रिज लोन देने की बात करें, तो ये जो तीन एक्टिविटीज ने बोली, ये तीनों एक्टिविटी किसके परव्यू में आती हैं? किसके परव्यू में आती है? बैंकिंग फंक्शन में आती है। तो मर्चेंट बैंकिंग अलग चीज है और ये चीजें नॉर्मल बैंकिंग में आती है। अब बात करते हैं कि गवर्नमेंट का बिजनेस भी बैंक हैंडल करते हैं, चाहे वो रिसीट हो, चाहे वो पेमेंट हो। ठीक है। फॉर द पर्पज ऑफ अंडरटेकिंग गवर्नमेंट एजेंसी बिजनेस अप्रूवल इज रिक्वायर्ड फ्रॉम। तो जो हमारा कंट्रोलर जनरल अकाउंट है, सीजीए, उनसे परमिशन लेनी पड़ती है, और स्टेट के फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के लिए। तो अगर स्टेट की सर्विस करेगा तो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एंड बैंक अकाउंट होता है आरबीआई का, उनसे भी परमिशन लेनी पड़ती है। और सेंट्रल का है तो सेंट्रल से, स्टेट का है तो स्टेट से परमिशन लेके हम लोग कर सकते हैं। और अभी 19 जो प्राइवेट बैंक हैं उनको गवर्नमेंट बिजनेस कंडक्ट करने का बिजनेस भी दे रखा। ठीक है। वेरियस गवर्नमेंट सर्विस क्या क्या करता है? तो एक तो इन टैक्सेस का कलेक्शन करता है, डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन करता है, कैपिटल गेन टैक्स का, गिफ्ट टैक्स, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, ये दोनों तरह के टैक्स को कलेक्ट करता है। आपके सरकार के पीपीएफ के अकाउंट खोलता है। ठीक है। जीएसटी का कलेक्शन करता है, ट्रेजरी वर्क को हैंडल करता है, ट्रेजरी अकाउंट खोल करके। जो रेलवे स्टेशन रेवेन्यू है उनके कलेक्शन को मैनेज करता है, कलेक्ट करता है।
मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अकाउंट खोलता है, पोस्ट ऑफिस की रिसीट पेमेंट के अकाउंट खोलता है, ओपनिंग ऑफ अकाउंट अंडर डिपॉजिट स्कीम रिटायर्ड, तो जो रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय की स्कीम से वो, और डिपॉजिट स्कीम फॉर रिटायर्ड एम्प्लॉय ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनी, दो स्कीम्स हैं, इनको भी वो चलाता है। एंटरटेनिंग एप्लीकेशन फॉर कलेक्शन ऑफ 8% रिलीफ बॉन्ड्स, इतने परसेंट, ये जो कुछ इस तरह के बॉन्ड इशू होते हैं उनको भी रन करता है, उनकी एप्लीकेशन को एंटरटेन करता है। पेमेंट ऑफ सेंट्रल और गवर्नमेंट की पेंशन को पेमेंट करता है। इतनी तरह के जो है गवर्नमेंट बिजनेस करता है, बट जो गवर्नमेंट बिजनेस करता है उसके लिए क्या है, कुछ सर्विस चार्जेस भी लगते हैं। इंडिविजुअल बैंक्स आर फ्री टू प्रेस्क्राइब सर्विस चार्ज। अच्छा, ये नॉर्मल सर्विस चार्ज है, बैंक जो भी सर्विसेज देता है उसमें क्या लेता है, सर्विस चार्ज लेता है, ठीक है। चार्जेज आर रीजनेबल, नॉट आउट ऑफ लाइन विद द एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग दीज, तो उतने चार्ज लेने चाहिए जितना उनका खर्चा हो रहा है। कस्टमर्स विद लो वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटीज आर नॉट पेनलाइज, तो कई बार कस्टमर क्या होता है, अगर कुछ कम वॉल्यूम में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको क्या नहीं करना चाहिए, पेनलाइज नहीं करना है। चार्जेस आर फिक्स्ड विद प्रायर अप्रूवल ऑफ द देयर, जो भी चार्जेस आप लगाएंगे अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अप्रूवल करके ही लगाएंगे, ठीक है। एंश्योरिंग रीजनेबल ऑफ बैंक चार्जेस, जो बैंक चार्ज हो रीजनेबल होने चाहिए। तो सबसे पहले बात आती है कि जो नॉर्म्स और एक्शन है वो आरबीआई ने कैसे स्टिपुलेट किए हुए हैं, इस तरह किए हुए हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेसिक बैंकिंग सर्विस, तो सबसे पहले बेसिक बैंकिंग सर्विस को डिफाइन किया हुआ, जिस बिल्कुल बेसिक लेवल पे जो चाहिए होती है, अवेल्ड बाय इंडिविजुअल, मिडिल एंड लोअर सेगमेंट के लिए जो होती है, ठीक है। टू, पहला तो क्या है, कैसा ट्रांजेक्शन हो रहा है, दूसरा कितने का हो रहा है, एक तो नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन देखना है, और दूसरा कितनी वैल्यू का ट्रांजेक्शन हो रहा है। इज लो वैल्यू ट्रांजेक्शन अप टू प्रिस्क्राइब सीलिंग, तो जो 10,000 तक का ट्रांजेक्शन है उसको कौन सी कैटेगरी में रखा उन्होंने, लो वैल्यू ट्रांजेक्शन, जिससे कि उसमें खर्चे या तो नया लिए जाए या बहुत कम लिए जाए, ठीक है। प्राइसिंग फॉर सर्विस थ्रू डिफरेंट चैनल कुड बी डिफरेंट बेस्ड ऑन दिस क्राइटेरिया, आरबीआई वर्किंग ग्रुप हैड फाइनलाइज द, तो आरबीआई ने कुल मिला के बैंकों की जो सर्विसेज हैं वो 27 टाइप की सर्विसेज कैटेगराइज करी है। ऑफरिंग बेसिक सर्विस आउटसाइड बंडल प्रोडक्ट, यानी कुछ और भी सर्विसेज देना, इसमें क्या बोलता है, तो बंडल प्रोडक्ट इन विच सर्टेन प्रोडक्ट सर्विसेज आर ए पार्ट ऑफ कंपोजिट ऑफरिंग आर नॉट चार्ज फॉर सेपरेटली, इन सच केस द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन आर रिकवर्ड थ्रू द नेट इंटरेस्ट इनकम रिक्वायरिंग हायर मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट, तो ये कहता है कि जितनी भी ये सर्विस हैं इसके लिए अलग से चार्ज नहीं किया जाएगा, वो एक बंडल सर्विस में आती हैं, ठीक है। इन सच केस द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, जो भी बैंक की कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन है वो रिकवर करी जाएगी थ्रू नेट इंटरेस्ट इनकम रिक्वायरिंग हायर मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट, तो वो रिकवर करी जाएंगी कहाँ से, नेट इंटरेस्ट इनकम जो अर्न कर रहा बैंक वहां से ही रिकवर की जाएंगी। फर्दर, चार्जेस लेविड ऑन बैलेंस बिलो मिनिमम स्टिपुलेटेड एड टू यील्ड टू द बैंक, तो कई बार क्या होता है, मिनिमम बैलेंस, जो मिनिमम स्टिपुलेटेड बैलेंस है उससे नीचे जाएगा तो बैंक क्या करता है, चार्जेस लगाता है, ठीक है। और इससे बैंक की क्या होती है, आमदनी होती है। बैंक्स मस्ट मेक अवेलेबल बेसिक बैंकिंग सर्विसेज एट रीजनेबल प्राइसेस एंड फॉर दिस पर्पज डिलीवर दीज आउटसाइड द बंडल प्रोडक्ट। अब आगे आता है प्रिंसिपल फॉर रीजनेबलनेस ऑफ, कि कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिसमें रीजनेबल जो वो चार्जेस ले और कम्युनिकेटिंग सर्विस चार्जेस जो है रीजनल हो, ऐसा क्या किया जाए, तो उसने बोला हुआ है रीजनेबल ऑफ चार्जेस के लिए पहला बोला हुआ है फॉर बेसिक सर्विसेज द चार्ज फॉर इंडिविजुअल शुड बी रेट लोअर देन दोज ऑफ नॉन इंडिविजुअल, यानी जो इंडिविजुअल लोगों के लिए चार्जेस हैं वो नॉन इंडिविजुअल से क्या होने चाहिए, कम होने चाहिए। दूसरी बात, नॉन इंडिविजुअल से मतलब कंपनी के, इंस्टीट्यूशन के अकाउंट है, ठीक है। द रेट फॉर सर्टेन स्पेशल कैटेगरीज, इंडिविजुअल इन रूरल एरिया, पेंशनर, सीनियर,
तो इसमें क्या है, इन लोगों के साथ थोड़ा सा लिबर्टी रखनी है, इनको लिबरल करके रखना है। फॉर बेसिक सर्विस टू इंडिविजुअल चार्ज शुड बी लेविड ओनली इफ दीज आर जस्ट एंड सपोर्टेड बाय रीजन। मतलब जो भी आप चार्ज लेंगे कोई ना कोई उसके पीछे कारण होना चाहिए। एनी एड वैलोरम चार्ज फॉर बेसिक सर्विसेज टू बी लेविड ओनली टू कवर इंक्रीमेंटल। अब एड वैलोरम माने होता है एच पर वॉल्यूम, एच पर वॉल्यूम। मान लिया आपने 2 लाख का हाउसिंग लोन लिया और किसी ने 12 लाख का हाउसिंग लोन लिया, तो दोनों में जो स्टैंप ड्यूटी लगेगी कैसी लगेगी, इक्वल लगेगी? अलग अलग लगेगी। ठीक है, तो अलग अलग अमाउंट के हिसाब से स्टैंप ड्यूटी लेने को ही क्या बोलते हैं, बोलो? ये वर्ड है एड वैलोरम। एड वैलोरम का मतलब एच पर वॉल्यूम, जितने का ट्रांजैक्शन हो रहा उसके हिसाब से चार्जेस लगाना। ठीक है, तो वो कहता है कि ऐसी जो भी होंगी तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट को कवर करने के लिए लगाया जाता है, बी सब्जेक्ट टू कैप, लेकिन वो भी एक मैक्सिमम होता है। जैसे मान लिया आपके एनईएफटी करते हैं आप, एनईएफटी में चार्जेस लगते हैं यस सर। और हर अमाउंट में एक ही चार्ज लगता है या हर अमाउंट में अलग अलग लगता है? अलग अलग लगते हैं। अलग अलग लगता है। सर लिमिट रहती है। हाँ लिमिट है, लेकिन वो कह रहा है कि इसके साथ साथ आपको क्या एक और फिक्स करना पड़ेगा, मैक्सिमम। कि आपने कहा कि भैया 2 रुपए पर 1000 है, लेकिन मैक्सिमम आपने कितना बोल दिया, 10,000 बोल दिया। तो वैसे तो 2 रुपीज पर 1000 लग रहा है, लेकिन जैसे ही आपका 1000 फीस बन जाएगा, उससे ऊपर का कोई भी अमाउंट होगा तो उस पर चार्जेस एडिशनल नहीं लगेगा। ठीक है, इंडिविजुअल कस्टमर मस्ट बी गिवन कंप्लीट एंड टाइमली इंफॉर्मेशन। जो भी चार्जेस हैं उसकी इंफॉर्मेशन प्रॉपर दी जानी चाहिए। ठीक है, डिस्क्लोजर एंड नोट, जो भी आप सर्विस चार्ज हैं उसका डिस्क्लोजर हो और नोटिफिकेशन भी आपको मिले। मोड्स ऑफ डिस्क्लोजर टू कस्टमर could include one time publicity, communicating when relationship is established, display on notice। तो ये सब चीजें आदमी को वहां पता होनी चाहिए। और कोई भी चेंज आप करेंगे तो कितने दिन पहले कम से कम कस्टमर को बताना है, 30 दिन पहले। ऑप्शन गिवन टू कस्टमर टू एग्जिट द, वो चाहे तो उसका मतलब आपसे बैंकिंग छोड़ भी सकता है। ठीक है, ये कुछ चार्जेज हैं यहाँ पर, तो आपको ये बताना है क्या सारे बैंकों में ऐसे ही चार्जेज हैं? हाँ सेम रहेगा सर। नहीं सर, अलग अलग है। नहीं हम लोग का सर। तो डिपेंड कुछ करता है हाँ, सर, ये किसी किसी मैक्सिमम में फ्री भी है, चार्जेस दिया 60 हुआ पैसे। है। हाँ, किसी किसी में फ्री 49 भी है। 60 पैसे। तो यहाँ पर आरबीआई ने आज सीलिंग प्रिस्क्राइब करी है, यानी ये कौन से चार्जेज हैं? सर मैक्सिमम है ये, इसमें हाँ आप मैक्सिमम है। थोड़े से चेंज हो सकते हैं हर तो बैंक और में। बैंक, कई सारे बैंकों ने तो एनईएफटी क्या कर दिया, मान लिया फ्री। फ्री कर रखा है। तो वो कहता है कि उससे ज्यादा नहीं ले सकते, आप चाहें तो इससे कम ले सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आरटीजीएस में है 5 लाख से ज्यादा पे आरटीजीएस में आप इतना प्लस जीएसटी ले सकते हैं। ठीक है, सर ऑनलाइन करेगा तो फ्री है ना? ऑनलाइन करेगा तो फ्री है, लेकिन पीएनबी का कौन ऑनलाइन सा भी बैंक है वो ऑनलाइन में भी लेता है? हाँ पीएनबी का अब ले रहा है, पहले पीएनबी नहीं। लेता है शायद 5 रुपए 90 पैसे शायद। डीओ भी ले रहे हैं। तो ये बैंक टू बैंक डिपेंड करता है, एसबीआई नहीं लेता शायद। और तो आईएमपीएस भी नहीं। एसबीआई में हम लोग करते हैं तो मेरे तो कभी कटा नहीं, ऑनलाइन करते हैं तो। सैलरी तो पैकेज अकाउंट्स कैसे? हाँ, तो ये जो कॉर्पोरेट सैलरी बात है पैकेज ये नहीं करते कौन हैं से सर। चार्जेस की है, मैक्सिमम इतने तक वो चार्ज कर सकते हैं, भले ही वो फ्री कर दें। ठीक है,
10,000 तक 2.5 रुपए, 10 से 1 लाख तक 5 रुपए, 1 से 2 लाख तक 15 और 2 लाख से वो 25 रुपए प्लस GST। अच्छा, तो टॉपिक खत्म ही पे आ गया। चलो, डिमांड ऑफ इशू द बैंक इज वैलिड फॉर 3 months. 3 months. 3 months. 3 months, 3 sir. मंथ। अच्छा, एक डिमांड ड्राफ्ट कितने बार रिवैलिडेट हो सकता है? एक एक बार बार, Many, 1 साल में। 1 साल में कितने बार? एक बार उससे आगे नहीं होगा सर, ओनली वंस। ओनली वन टाइम, ओनली वंस। तो इस तरह से हम एक बात कह सकते हैं कि डिमांड ड्राफ्ट की मैक्सिमम एज कितनी हो सकती है? 1 year। 1 1 ईयर, year. वन गलत, नहीं, गलत, वन गलत। वन वन प्लस 3 मंथ। हाँ भाई, वो मान लिया 365 डेज में आपके पास आता है और कहता है इसको रिवैलिडेट कर दो, तो आप उसे कितना टाइम और देंगे? 3 months। 3 मंथ। समझ में आई बात? तो एक डिमांड ड्राफ्ट की उम्र 1.25 साल तक हो सकती है। ठीक है। अ कस्टमर इज एंटाइटल्ड टू इशुएंस ऑफ डुप्लीकेट DD इन प्लेस ऑफ लॉस्ट वन प्रोवाइडेड। तो अगर डुप्लीकेट लेना है तो इसे क्या क्या चीजें लेनी पड़ेगी? Indemnity bond resolution। indemnity bond दे देते sir. और all of the bond। सर All सभी of them, चीजें sir. हो सभी सही है। ठीक है, एक तो उसे इंटीमेशन देनी पड़ेगी, ठीक है, और DD का पेमेंट नहीं हुआ हो। दूसरा, इंडेम्निटी साइन करनी पड़ेगी बाय बोथ द पेई एंड द परचेजर ऑफ। नहीं, यहाँ पर गड़बड़ा रही है। लीगल भी क्लियर था। जो इंडेम्निटी है बंद कर दो, दोनों को देने की जरूरत नहीं है। बंद कर। अमित जी, ये वाली लाइन को जरा डिस्कस करिए। इंडेमनिटी, ये लाइन थोड़ा सा डाउटफुल है, क्योंकि जो पेई है, अगर पेई के पास ड्राफ्ट पहुंचा ही नहीं तो इंडेमनिटी कहां से दे देगा? ये होना चाहिए कि साइंड बाय द पेई ऑब्लिक द परचेजर। मतलब अगर परचेजर आता तो परचेजर देगा इंडेमनिटी, और अगर पेई आता है तो पेई देगा, दोनों एक साथ नहीं। पेमेंट ऑफ ए फी, ये तो लगती है। आंसर तो इसका ऑल ऑफ द एबव होगा, लेकिन ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट समझ में आया मैं क्या डिस्कस करना चाह रहा हूं आपसे? दोनों में से कोई एक देगा कोई एक देगा ना, ये बोथ लिखा हुआ है, सही नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, चलो, वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू। ये वहां पर एग्जाम में नॉट ट्रू जब भी आएगा तो अलर्ट हो जाना, पहले आप उसको ट्रू करके देखना। ट्रू मतलब क्वेश्चन में ट्रू पढ़ के करना, उसका जो आंसर आपको आएगा उसका उल्टा करना है आप। ठीक है, वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू विद रिगार्ड टू लॉकर फैसिलिटी में कौन सही नहीं है? इन केस ऑफ द सोल हायरर सेफ्टी लॉकर, नॉमिनेशन कैन बी मेड इन फेवर ऑफ ओनली वन इंडिविजुअल। सही है, गलत है? सही है है सर। तो सही है सर. सही है, सही है। लॉकर कैन नॉट बी हायर्ड बाय लिमिटेड कंपनीज, स्पेसिफाइड एसोसिएशन एंड सोसाइटी। बताओ, गलत। गलत है? कर सकते गलत हैं, है वो सर। लोग वो लोग भी हायर कर सकते हैं। ठीक है। इन केस ऑफ डेथ, अ सोल लॉकर हायरर, एक्सेस टू लॉकर मे बी गिवन टू द। सही है. सही है, ये भी सही है। ये वाला गलत है। अच्छा, इसको भी देख लो, डी पॉइंट को भी। डी पॉइंट में क्या कहता है? व्हेन देयर आर जॉइंट लॉकर having contact locker with either survivor clause where the nomination, access to the locker may be given to the survivor in the case of। सही है ना? सही है। सही है सही है, सर. ठीक है। one of the following not true regarding the RTGS। RTGS. Fund transfer from branch to one bank to branch of another bank, बिल्कुल ठीक है।
ओनली द कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कैन अवेल, गलत है, गलत है सर। कोई भी कर सकता है। आरटीजीएस सिस्टम इज मेंटेन एंड ऑपरेटेड बाय आरबीआई, ठीक है। ईच पार्टिसिपेटिंग बैंक ऑफ द आरटीजीएस इज रिक्वायर्ड टू ओपन ए डेडिकेटेड सेटलमेंट सही अकाउंट है। विद द, सही सही है। है। बी Implementation of electronic benefit transfer scheme is meant for which of the following type of customer? हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स सर। लो वैल्यू अकाउंट्स। नहीं, हाई के लिए नहीं है। बेनिफिट जो इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट अच्छा ट्रांसफर है ईबीटी। ना, ईबीटी, जिसमें वो Low सब्सिडी value वगैरह हाँ देते हैं ना, ईबीटी ईबीटी सर। तो लो वैल्यू अकाउंट्स के लिए, ठीक है, करेक्ट। छोटे अकाउंटों के लिए। ठीक है, ये टॉपिक तो हो गया। मुझे ऐसा लग रहा था काफी टॉपिक बचा हुआ है। ये एक बार, ये जो लॉकर के न्यू रूल्स आए हैं ना, क्योंकि ये बुक में पहली बार आए हैं आपके लॉकर के रूल, जैसे अलर्ट भेजना, कंपनसेशन देना, अगर कोई बारिश से, आग से अगर आपका कुछ नुकसान हो गया, लॉकर के स्टैंडर्ड्स, ठीक है, मतलब लॉकर की कंपनी वगैरह, उसका साइज वगैरह एक स्टैंडर्ड का होना चाहिए। ये चीज आजकल न्यू आ गई है। जो लॉकर का ब्रेक ओपन का है ना रूल, उसको हम रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ब्रेक ओपन में जो हमारी वो पार्टी है ना, सरकार, सरकार क्या करती है? सरकार का अगर कोई आदेश आ जाए तो लॉकर हमें क्या करना पड़ सकता है? ब्रेक ओपन करना पड़ सकता है। उस कंडीशन में किन किन लोगों का होना जरूरी है? दो। एक तो सबसे पहले होना जरूरी है सरकार का आदमी, ठीक है, जिसका जो अथॉरिटी ऑर्डर दे रही है। दूसरा, अगर हो सके तो आप उसको भी बुला सकते हैं। किसको? लॉकर ब्रेक वाला। हाँ नहीं, वो तो आएगा ही आएगा, कस्टमर को, ठीक है, और लॉकर ब्रेक ओपन करने वाला, और बैंक का ऑफिसर, और 2 इंडिपेंडेंट विटनेस। विटनेस। तो ये लॉकर ब्रेक ओपन है। एक मिनट, इसमें देखो, वो कहाँ गए पॉइंट वाला जिसमें लॉकर को ब्रेक ओपन करना था? 216 पे सेकंड पॉइंट। हाँ, ये वाला है ना। तो इसमें यहाँ पर था, मैं इसको ब्लू कलर से लिख देता हूँ। ये देखिए, द लॉकर हायर शुड बी इन्फॉर्म्ड एन इन्वेंट्री। इन्वेंट्री तो जितने भी लॉकर आप तोड़ेंगे सबकी बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो उसमें क्या है, एक तो अथॉरिटी होगी वहां पे जो गवर्नमेंट की है, और 2 इंडिपेंडेंट विटनेस एंड ऑफिसर ऑफ द बैंक। इन सबको मिला करके हम क्या कर सकते हैं, लॉकर को तोड़ सकते हैं। और अगर बात आती है कि रेंट नहीं मिल रहा हमको, तो रेंट नहीं मिलने में कितना समय दिया जाएगा? हमने पढ़ा था, बताओ जरा, याद है किसी को? 3 महीने का। बस 3 ही महीने का था या लंबा समय था? ये 3 तो लिखा महीने हुआ का, है, 3 का 3 तो तो लिखा ड्यू हुआ था। है रेंट का। हाँ 3 साल अगर वो रेंट नहीं देता है तो 3 ही साल हम लगातार उस, सर। 3 साल 7 लगातार साल के रेंट नहीं देता तो हम करेंगे। लेकिन और 7 साल अगर रेंट दे रहा है तो कितना? 7 साल सर। नहीं, 7 7 साल साल से में कोई तो ऑपरेशन एब्सकॉन्डिंग नहीं है। हो रहा था। 7 साल तो इनऑपरेटिव वाला है, इन वो ऑपरेट तो कर रहा है लेकिन क्या नहीं दे रहा है?
रेंट नहीं दे रहा है तो उसके लिए 3 साल है। 7 साल वाला तो ये है कि 7 साल से उसने ऑपरेट ही नहीं किया, मगर रेंट दे रहा, रेंट दे रहा है। रेंट दे रहा क्या, रेंट कट जा रहा है कट जा रहा कहाँ से, सेम बैंक से। अकाउंट से। ठीक है, तो इसमें देखो, इफ द लॉकर है नॉट ट्रेसेबल, तो बैंक क्या करेगा, पब्लिक नोटिस देगा। कितने अखबारों में, 2 2 में, एक उसमें अंग्रेजी का और एक लोकल लैंग्वेज, गिविंग रीजनेबल टाइम टू द लॉकर हायर और टू एनी अदर पर्सन who has interest in the content of locker to respond. The locker shall be broken open in the presence of, एक तो बैंक का ऑफिसर होगा और 2 इंडिपेंडेंट विटनेस होंगे। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिकली वाले में क्या बताया था, जो वॉल्ट का एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो उसे क्या करेगा, तोड़ेगा नहीं। क्या देगा वो आपको, पासवर्ड से ओपन Password. करेगा। पासवर्ड से खुलेगा, वो तो हथौड़ी से नहीं खुलेगा। सर हम्म। बोले सर, ये पीपीपी का इम्पोर्टेंट टॉपिक थोड़ा ये रहता है ना, हम लोग का रिवीजन के लिए मतलब ज्यादा स्ट्रेस देके थोड़ा उसे पढ़ पाते हैं। जो ये अभी जो आजकल टॉपिक चल रहे हैं ना मॉड्यूल ए के, हम्म। ये खासकर से बैंकिंग ऑपरेशन वाला सब ये इम्पोर्टेंट है। जो बैंकिंग ऑपरेशन के टॉपिक है ना, ये कलेक्शन, चेक का, ओपनिंग अकाउंट का, एंसिलरी सर्विस, ये सारे इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है। जनरल बैंकिंग बोलते हैं जिसको हम। ठीक है, जनरल बैंकिंग का। और अगर आप वैसे इन टोटल बात करते हैं तो ए और बी मॉड्यूल हमें पूरा करना पड़ेगा। ये जनरल बैंकिंग में भी है, प्रमोशंस के लिए भी है और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, ए और बी मॉडल पूरा कर लेना पड़ेगा। ए और बी मॉड्यूल। सी हम कराएंगे, उसको इस तरह करा देंगे कि वो जल्दी से 2 दिन में 3 दिन में निपटा देंगे उसे, तो सी वाला है ना। लेकिन ये जो ए बी मॉड्यूल है, इसका आपको फायदा एक पेपर में और मिलने वाला। पेपर का नाम बताइए। डिजिटल बैंकिंग। हाँ, जितना गहराई से यहाँ पढ़ रहे हैं उतना डायरेक्ट फायदा आपको मिलेगा कहाँ पर, रिटेल डिजिटल वाले बैंकिंग। में। ठीक है, क्लियर हो गया। यस सर। चलो और इंडियन चलो। इकोनॉमिक्स में सर, हाँ, इंडियन इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने 2 मॉड्यूल जो शुरू के हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। और अगर ईमानदारी से आपने 2 मॉड्यूल पढ़ लिए ना तो आप पास हैं। क्यों, क्योंकि जो उसके सी और डी मॉड्यूल है वो कहाँ से हैं, पीपीपी से, जो पीपीपी का पुराना आपकी टॉपिक। पहले पीपीबी के पुराने टॉपिक्स थे ना। मार्केटिंग, मार्केट, मार्केट नहीं, नहीं, मार्केटिंग तो रिटेल बैंकिंग में है। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम ये अरे सब। जैसे म्यूचुअल फंड क्या है, इंश्योरेंस क्या है, शेयर मार्केट क्या है। ठीक है, ये टॉपिक सारे कहाँ के हैं, पहले पीपीबी के पुराने टॉपिक्स हैं। और लेकिन जो आपके इंडियन इकोनॉमी के 2 मॉड्यूल हैं वो आपके लिए बिल्कुल न्यू है और हमने वो कवर भी करा दिया आपको। ठीक है, तो वो 2 मॉड्यूल आप वहां से कर लें। अगर आप स्ट्रेटेजी बनाना चाह रहे हैं तो ए बी मॉड्यूल पीपीबी का और ए बी मॉड्यूल इंडियन इंडियन इकोनॉमी इकोनॉमी। का, ये दोनों आप करिए। इनका फायदा आपको रिटेल बैंकिंग में भी पीपीबी से मिल जाएगा कुछ टॉपिकों में। ठीक है, ठीक है पर जो भी टॉपिक करें वो 100% ओके करें, उसमें भी इम्पोर्टेंट मत ढूंढने लग जाइएगा आप। नेक्स्ट। क्योंकि जो आईबीएफ पेपर बनाता है, आपने देखा होगा, वो पैराग्राफ में से वो लाइन उठा के लाता है जो आपने पढ़ी नहीं होती। ठीक है, चलो शाम को हम लोग नेक्स्ट टॉपिक ले लेंगे। ठीक है, आज फिर क्लास